चलिए अभी अपन पढ़ने वाले हैं आपका एक न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका नाम है AS 28, नाम है इसका इम्पेयरमेंट ऑफ असेट। ठीक है, सबसे पहले आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का सिंपल मतलब है रिडक्शन या डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स, असेट का वैल्यू कम करना है, रेड्यूस होगा, क्यों हुआ वो भी समझेंगे अपन। ठीक है, अब ये एएस जो है वो सारी असेट पे एप्लीकेबल है, ऑल असेट, बट एक्सेप्ट इन्वेंटरीज, क्योंकि उसके ऊपर कौन सा होता है AS2, जो आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर बनाई है अपना, ठीक है, वो वाली मतलब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर AS7 वाली। उसके बाद आपकी AS13 वाली जो इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल असेट होती है उनको छोड़ दो, और लास्ट में अभी जो पड़ा था AS22 डेफर्ड टैक्स असेट, उसको भी छोड़ दो। उनको छोड़ दो, जितनी भी असेट है सबके ऊपर क्या एप्लीकेबल है, ये AS एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हमको समझना कि किसी भी असेट का रिडक्शन वैल्यू कम क्यों होगा। एक तो होता है डेप्रिसिएशन, पहले जब मैं छोटा था तो मैं ये समझता था कि डेप्रिसिएशन जो होता है वही इम्पेयरमेंट होता है, बट ऐसा नहीं है। छोटा मतलब बोला छोटो नहीं, ठीक है, मतलब 11वीं 12वीं कॉलेज या फाउंडेशन मान लो तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो आपका इम्पेयरमेंट का मतलब है वैल्यू रेड्यूस होना, तो वैल्यू रेड्यूस तो डेप्रिसिएशन में होता है, हमने पढ़ा था, ये स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था ना, डेप्रिसिएशन का पढ़ना है। तो वो और ये दोनों सेम नहीं है भैया, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा इसका डिफरेंस क्यों है। सेम नहीं तो भैया डिफरेंस क्यों है वो समझना पड़ेगा। तो पहले उसको समझ लेते हैं एग्जांपल से, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हमने ये एसी परचेज किया फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए में, 50,000 रुपीज हमने ये एसी परचेज कर लिया। अब हमको इसका वैल्यू बुक में दिखाना है, तो हम कैसे दिखाते हैं मुझे बताइए। कि ये हमारी बैलेंस शीट है कंपनी की, इसमें ये एसी असेट का आ गया 50,000 रुपए, ये रेंट होगा, हमको पता है इसकी वैल्यू इतनी रहने वाली नहीं है क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया, हमको लगता है ये 5 साल चलेगा, कितना साल चलेगा, हमने फर्स्ट ईयर में 10,000 का इसका वैल्यू कम किया तो ये 40,000 आ गया। फिर नेक्स्ट ईयर में वापस बैलेंस शीट बनेगा हमारा, फिर ये एसी आएगा यहाँ पे 40,000 पर, फिर डेप्रिसिएशन लेस करेंगे यहाँ पे 10,000, अब इसका वैल्यू बच गया 30,000। इसी तरह नेक्स्ट में 10,000 चार्ज करता, फिर 10,000 करता, फिर 10,000 करता, खत्म हो जाता। बट अभी क्या हुआ, ये साल के बाद ये सेकंड ईयर में ये एसी इधर से धड़ाम गिर गया, ये बोल रहे हैं दर्शन सर नीचे खड़े थे। ठीक है, अब सुनो, मैं नीचे खड़ा था, ठीक है, बच गया। अभी सुनो, ये एसी गिर गया पर हमने इसको वापस उठाया, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि इसने हवा देना बंद कर दिया, तो हवा तो दे रहा है ये, पर कभी देता कभी नहीं देता, और ये आप समझ सकते हो इधर से टूट गया उधर से टूट गया, ऐसा इसकी हालत बड़ी खराब हो गई है। फिर भी हमको चलाना, तो हमने गंदे एसी को भी चला दिया, कभी देता कभी नहीं चलेगा। पर मुझे बताओ क्या बुक्स में मैं इसका वैल्यू 30,000 दिखा रहा हूँ, क्या आपको लगता है ये 30,000 के आसपास भी होगा? नहीं। अब अगर आप इसको बेचने जाओ तो 5,000 मुश्किल से कोई देगा, बराबर ना। तो ये बताइए क्या आपकी एसी का वैल्यू उतना ही कि रेड्यूस हुआ? पर क्या ये डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ है रेड्यूस? नहीं, तो कुछ तो डैमेज हो गया, समझ में आया कि नहीं? इसकी वजह से ये डैमेज हो गया है, और ये इसी लॉस को क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट लॉस। थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा और समझाता हूं। मैंने एक बढ़िया कार ली, ब्रांड न्यू कार, BMW। बेकार लोगों ने चलो, तो मैंने एक नई BMW ली है। क्या लिया अपने? हाँ, ठीक है। ठीक है, अब सुनो कि आपने एक कार ले ली, अभी शोरूम से लेके आए हो, घर पे रखी थी, आज मैं क्लास में लेके आ गया इधर, बढ़िया तुमको ऐसा दिखाने के लिए, देखो पैसा है मेरे पास, कार लेके आ गया।
अब आपको क्या लगता है, क्या इसकी वैल्यू कम होगी? अभी के लिए कम हुई है क्या? नहीं, अभी तो खाली तो ली है, मैं लेके आ गया यहाँ पे। अभी क्या, इधर कोई बंदा पेंट कर रहा था और उसका पेंट का डब्बा पूरा उसके ऊपर, कार के ऊपर गिर गया, ठीक है। अब वो कार जो है ना रंग बिरंगी हो गई। अच्छा, वो पेंट भी जो था वो परमानेंट पेंट था, टेम्परेरी वाला था नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और उसपे वो डैमेज भी होगी थोड़ी बहुत, डिब्बा बिब्बा भी गिर गया उसके ऊपर, हाँ थोड़ा बहुत वो हो गया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, मेरी बुक्स में जो मैं कार दिखाऊंगा ये रेंट में, मान लो 30, मैंने कार ली थी 28 मार्च को और 31 मार्च है, तो क्या मैं उस कार को पूरा वैल्यू पे दिखा सकता हूँ? पर डेप्रिसिएशन तो मतलब क्या बोलते हैं, ये क्या डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ है? नहीं। तो ये जो लॉस हुआ है इसे क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट। कुछ समझ में आया मैं क्या बोला? सर आप तो दोनों एग्जांपल में फिजिकल डैमेज दिए, जरूरी नहीं हर बार फिजिकल डैमेज हो, ऐसा कोई जरूरी। हमने एक नया ब्रांड न्यू आईफोन ले लिया, ठीक है। ये जो आईफोन था हमने लिया 80,000 में, मान लेते कितने में लिया? 80,000। अभी तो लिया है बेटा 28 मार्च को, ठीक है। ये ले लिया अपन ने, ये आईफोन मान लेते हैं 14 था, अगले दिन पे आईफोन 15 आ गया और अगले दिन पे वापस आईफोन 16 भी आ गया। पता नहीं कंपनी दिमाग खराब हो गया, आईफोन पे आईफोन डाल दिए। अच्छा, ये जो आईफोन है ये 50,000 में मिल रहा है और ये तो 40,000 में मिल रहा है, पता नहीं क्या हो गया इनको। बोला हमको सेल इंक्रीज करनी है, पहले दिन पे 50, फिर बोला अरे और एडवर्टाइज हो गया, 9 लोग बोल रहे क्या बात है क्या बात है, आईफोन आईफोन बोल रहे हैं, और 40 लोग। अब क्या हो गया? खत्म। ये देखो मेरा फोन, क्या मैंने यूज किया है? क्या मैंने इसको गिराया है? नहीं सर। पर क्या इसका वैल्यू मुझे 80,000 मिलेगा? क्या बुक्स में 80 का वैल्यू दिखाने का मतलब है? बिल्कुल मतलब नहीं है। आप नॉर्मली जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो 10% 20% करते होंगे, तो 20% हिसाब से करूंगा तो साल के में 80,000 मैंने 20% कर लो, 16,000 हो गया। तो बाकी जो वैल्यू 64 का वैल्यू बचा है क्या? नहीं। अब इसका वैल्यू हो गया मार्केट में 30,000 रुपए। कितना हो गया? अब आईफोन 14 आप ओल्ड लिस्ट पे डाल दो, कहीं पे डाल दो, 30 से ज्यादा कोई देने वाला नहीं है। तो मुझे बताओ, यहां पर तो डैमेज भी नहीं हुआ, फिर भी इसका वैल्यू कम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। क्या बोलेंगे इसको? चलो सर, हमारी तो टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं होती है, बढ़िया। हमने एक मशीन ली, प्लास्टिक की थैली बनाएंगे उससे, बराबर है। 1 करोड़ की मशीन लेके आ गए, अभी तो 1 साल ही हुआ था बेचारे को यूज करते करते, और गवर्नमेंट ने बोल दिया ऐसे प्लास्टिक बैन। अब बंद करो बैठ के उसका। अब आप रद्दी वाले से पूछते तो बोला 150 रुपया देगा। कितना देगा? कितना देगा? 150 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब मुझे बताओ, क्या वो मशीन कुछ काम की रही? कोई लॉस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ठीक है, इस लॉस को क्या बोलेंगे? इम्पेयरमेंट लॉस। तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम यूज करते हैं, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उसके लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ऑलरेडी, जो नॉर्मल होता है बिजनेस में। बट ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया है कि आपका या तो कोई फिजिकल डैमेज हो गया, या फिर कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, या फिर आपका जो बोलते हैं ना एनवायरमेंट था, उसका लीगल जो एनवायरमेंट था वो चेंज हो गया, उसकी वजह से तुम्हारी वैल्यू क्या हुई? असर की कम। इसी को बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। क्या बोलते हैं इसको? बताइए, क्या ये आपको समझ में आया? अब इसके अकाउंटिंग कैसे करनी है, क्या ट्रीट करना है, कैसे क्या करना रहेगा, वो सब अपन इसमें सीखेंगे। किसी को भी इसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो पढ़ लेते एक बार क्या बोलता है ये। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। AS 28 came into effect in respect of accounting period commenced on or after 1st April 2004। तो ये कभी आया था? 1st April 2004 को। एंड मैंडेटरी नेचर था, बराबर, ऑप्शनल नहीं था। ये बोलता है जो भी तुम्हारी लिस्टेड कंपनियां हैं उनके ऊपर तो ये एप्लीकेबल है, वो तो उनके ऊपर तो सारे एप्लीकेबल है। चलिए, अदर जो है उनके ऊपर एप्लीकेबल तब है जब उनका 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होगा। क्या होगा? 50 करोड़ से ज्यादा क्या होगा? चलिए, और यहाँ पे देखिए, अच्छा ये उस टाइम था, ठीक है। आप बोलो सर इंडिया से, तो अरे अभी तो क्या है, जो लिस्टेड कंपनी उसके ऊपर इंडिया से एप्लीकेबल है, बट ये तो हम बात करें जब 1 अप्रैल 2004 को आया था तब की बात कर रहे हैं।
तब तो इंडियस भी नहीं आया था ना, तब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे उस टाइम पे सभी लिस्टेड कंपनी पे हो गया था। उसके बाद जो टर्नओवर 50 करोड़ से अब था उनका हो गया। और फिर क्या बोला, इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर एंटरप्राइज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड केम इनटू इफेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड कमेंस ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2005 एंड इज मैंडेटरी इन नेचर फ्रॉम दैट डेट। फिर सबके ऊपर हो गया। अभी क्या बोलता है वो समझिए। दिस स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू एंश्योर दैट द असेट ऑफ द एंटरप्राइज आर कैरीड एट एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग देयर रिकवरेबल अमाउंट। अभी ये रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है वो बाद में समझेंगे। अमाउंट टू बी रिकवर्ड थ्रू द यूज और सेल ऑफ द असेट, ये वाला, ठीक है। ये बोलता है कि किसी भी हालत में तुम्हारा जो असेट का वैल्यू है उसके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए नहीं। अगर है तो फिर भैया आपको इंपेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा। इसका मतलब हमको एक वर्ड समझना पड़ेगा, उसका नाम है इंपेयरमेंट लॉस। क्या समझना पड़ेगा? बट उससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, हम ये देख लेते हैं कि इसके स्कोप क्या क्या है। तो ये सारी असेट पे एप्लीकेबल है बट इनके ऊपर नहीं है, ये ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, बराबर ना। चलिए अब यहां पे जरा देख लेते हैं कि आपको पहले चेक करना पड़ेगा, इंडिकेटर जो होते हैं ना वो चेक करना पड़ेगा कि क्या उसमें इंपेयरमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहले चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा अपने को। तो देखो क्या बोलता है, an enterprise should assess at each balance sheet date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the enterprise should estimate the recoverable amount of an asset. An asset is the impaired when the carrying amount of the asset exceed its recoverable amount. तो ऐसा नहीं बोला ये इंडिकेशन का मतलब ये होगा कि आपको इंपेयरमेंट करना ही है। अगर ये इंडिकेशन आपको लगते हैं तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और चेक करोगे तब पता चलेगा कि इंपेयरमेंट करना है कि नहीं। तो पहले तो आप चेक कीजिए, इंडिकेटर देखिए, आपको लगता है हर साल चेक कीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आपको चेक करना है कि क्या मेरा इंपेयरमेंट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर आगे बात करनी है। क्या ये तुमको समझ में आया? लड़की ने स्माइल दे दी, तुमने बोला मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा चलेगा नहीं, ठीक है। कंफर्म करना पड़ेगा वरना चाटना पड़ेगा भैया। मुरली समझ में आया? तू नहीं बोला लेट मी ओवर थिंक दिस, ठीक है। तो स्माइल जिसका मतलब ये नहीं है कि वो तेरी गर्लफ्रेंड बन गई है, तुझे कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? तब तू डेट पे लेके जा सकता है, अदरवाइज पता नहीं क्या होगा। हाँ तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, इंडिकेटर का आया इसका मतलब ये नहीं कि इंपेयरमेंट हो गया, आपको चेक करना पड़ेगा, फिर आपको उसका जो रूल है वो चेक करना पड़ेगा, फिर लॉस हो रहा है तो बुक करेंगे, अदरवाइज करेंगे नहीं। चलिए अब ये इंडिकेटर क्या बोलता है, यहाँ पे देखिए आपको दो इंडिकेटर दे रखे हैं, कुछ होते हैं एक्सटर्नल, दूसरे कौन से होते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल वाला तुमको मजा आ जाएगा सुन के। क्या बोलता है वो देखिए, during the period an asset market value has declined significantly more than would be expected as a result of the passage of the time or normal use. Suddenly तुम्हारी जो asset थी उसकी मार्केट प्राइस कम हो गई, जो नॉर्मल होती है वैसे नहीं, एकदम कम हो गई। जैसे मैंने बताया आपको कि फॉर एग्जांपल आपका आईफोन 14 लिया और सडनली आईफोन 15 आ गया 2 महीने में, 2 महीने में, फिर आईफोन 16 आ गया, अगले महीने में वापस आ गया, फिर अगले महीने में कुछ हो गया, तो इसके लिए तुम्हारी एकदम डिमांड क्या होगी? कम। क्या ये तुमको समझ में आया? आगे क्या बोलता है देखिए, दूसरा वाला पढ़िए कि significant change with the adverse effect on the enterprise have taken place during the period or will take place in the near future in the technological or market or economic or legal environment in which the enterprise operate or in market to which asset is dedicated. तो तुम्हारा कोई environmental condition change हो गए, जैसे मान लो हम एसी लेके आ गए, ठीक है, क्योंकि गर्मी पड़ती है और सडनली मुंबई में गर्मी पड़ना बंद हो गई, ठंडी पड़नी शुरू हो गई, तो 12 महीने में से 10 महीने तो ठंडी रहती है, 2 महीने गर्मी पड़ती है। तब बताइए क्या एसी की डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी कम होगी? कम हो जाएगी। तो तुम्हारा जो एसी का वैल्यू वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? या मैंने बोला वो प्लास्टिक की मशीन लेके आ गए आप लोग, तो आपने लगा भाई बढ़िया पैसे कमाएंगे, अब पता चला कि प्लास्टिक बैन हो गया। अच्छा मान लो पूरी तरह से बैन हुआ, सिर्फ आपसे कब बना सकते हो, बाकी कुछ नहीं बना सकते, तो वो असेट है तो सही बट उसका वैल्यू उतना होगा नहीं। क्या ये तुमको समझ में आया? थर्ड क्या बोलता है, मार्केट इंटरेस्ट रेट और अदर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हैव इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड
and those increase are likely to affect the discount rate used in calculating the asset value in use and decrease the asset recoverable amount materially। तो ये वाला पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे, जब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट बता देगा तब हम समझेंगे कि जब हम इसको डिस्काउंटिंग करेंगे तो आपने डिस्काउंट रेट कुछ और ली है और जो उसकी मार्केट रेट है वो बढ़ गई है, तो आपने गलत वे से डिस्काउंटिंग ले ली, एक तरह से जो है वो एप्लीकेबल नहीं हुई, तो उसकी वजह से भी हो जाएगा। ये हम बाद में पढ़ेंगे जब अपना थोड़े बहुत सम हो जाएंगे तब, ठीक है। The carrying amount of the net asset of the reporting enterprise is more than its market capitalization, ठीक है। ये भी हम बाद में समझेंगे। ये तो हो गया, क्या हो गया, ये अपना एक्सटर्नल। अब इंटरनल देखिए, एविडेंस इज अवेलेबल ऑफ ऑब्सोलेंसेस और फिजिकल डैमेज ऑफ एन असेट। मैंने बोला कि भाई एसी लाया गिर गया, कार लाई एक्सीडेंट हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, तो वो वाला हो गया। बोलिए क्या ये तुमको समझ में आया? तो ये बस इतने काफी हो गए, बाकी आप पढ़ लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। तो ये थियरी के हिसाब से क्या हो गया, अपना इंडिकेटर हो गए एक्सटर्नल और इंटरनल। समझ में आया? एक्सटर्नल मतलब कोई बाहर की चीज इफेक्ट नहीं हो रही है, हमसे कुछ हुआ है या हमने कुछ किया है इसकी वजह से हो रहा है, और एक्सटर्नल मतलब हमारा कुछ नहीं था गलती, बाहर की वजह से कुछ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी हमको कुछ चीजें समझनी है इसके अंदर, वो देख लेते हैं। तो ये अपने को कुछ पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हमको कुछ चीज समझनी, उसका नाम है इम्पेयरमेंट लॉस। ये कैसे आएगा, इसमें निकालेंगे कैरिंग अमाउंट, नेट कैरिंग अमाउंट, दिस इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट लॉस। कि जो नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट होगा उसमें से आप रिकवरेबल अमाउंट माइनस कर लीजिए, तो जो डिफरेंस आया वो क्या होगा, तुम्हारा इम्पेयरमेंट लॉस। अब आपको दो चीज समझनी पड़ेगी, पहले ये समझते हैं फिर वो दूसरा समझेंगे। नेट कैरिंग अमाउंट क्या होता है, जो बुक्स में कैरी हो रहा है। तो मान लेते हैं ये मेरी बैलेंस शीट है, इसमें मेरी ये प्लांट एंड मशीनरी है। मान लो ये प्लांट एंड मशीनरी 100 रुपए में ली थी, फिर मैंने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया पहले साल का 20 रुपए, इसका वैल्यू 80 हो गया। फिर मैंने नेक्स्ट में फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20 रुपए, इसका वैल्यू 60 हो गया। तो बताओ सेकंड ईयर में मेरा कैरिंग अमाउंट कितना हो गया है, 60। अच्छा, थर्ड ईयर में मैंने इसको रीवैल्यू किया, 10 और कर लिया, कितना वैल्यू हो गया, 70। तो मेरा अभी कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, 70। ठीक है, तो असल जिस वैल्यू पे कैरी हो रही है आपकी बुक्स में उसे बोलते हैं कैरिंग अमाउंट। क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। बोलिए क्या ये आपको समझ में आया? तो ये तो बड़ा इजी हो गया, जितने में अपने बुक्स में क्या हो रही है, कैरी हो रही है। अभी अपने को समझना पड़ेगा रिकवरेबल अमाउंट। क्या समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। इसका रूल है हायर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो एंड नेट सेलिंग प्राइस। कि दोनों में से जो है, मतलब जितना अमाउंट आपको आप इससे कमा सकते हो या रिकवर कर सकते हो, जो मिल सकता है, उससे क्या बोलते हैं, रिकवरेबल अमाउंट। क्या बोलते हैं उसको? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैंने एक मशीन ली है, ये वाली मशीन है मेरी, ठीक है। मैंने ये 100 रुपए में ली थी, 100 करोड़ में मान लेते हैं। मैंने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आ गया 20 का, तभी मेरा वैल्यू इसका 80 आ गया। कितना आ गया, 80 आ गया। अभी मान लो कुछ मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई या कुछ ऐसा हो गया, टूट गई या गिर गई, तो हमको इंडिकेटर मिल गया कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ है, तो क्या हमको इसको चेक करना पड़ेगा? हाँ। अब हमको चाहिए इसका रिकवरेबल अमाउंट। क्या चाहिए अपने को, रिकवरेबल अमाउंट इसका चाहिए। अब वो चेक करना है। अब वो क्या होता है वो देखिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मान लो जो मशीन है वो बिस्किट बनाती है, तो मुझे पता है कि ये मशीन मुझे 5 साल बिस्किट बना के देगी अपने को, और जो मैं बिस्किट बेचूंगा तो उससे जो मुझे पैसा मिलेगा वो इतना मिलने वाला है। पहले साल में 10 करोड़, दूसरे साल में 18 करोड़, तीसरे साल में 20 करोड़, फिर 22 करोड़ और लास्ट में 24 करोड़। ये 5 साल में मुझे इतना मिलने वाला है। क्या ये तुमको समझ में आया? बट इसमें से ऑलरेडी मैं 1 साल तो यूज कर चुका हूं, तो इसको निकाल दो।
तो मुझे 4 साल में इतना मिलने वाला है क्योंकि 1 साल हो चुका है इसको। तो अभी मुझे फ्यूचर में कितना इसका कैश फ्लो अपना पैसा आने वाला है 18, 20, 22, 24, 84। बट ये 84 का वैल्यू जो है ये तो फ्यूचर वैल्यू है, हमको कंपेयर तो आज करना है। तो इस पैसे का आज का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, बराबर है। तो जो पैसा मिलने वाला उसका आज का वैल्यू निकालेंगे, तो वही डिस्काउंटिंग फैक्टर से आप आज का वैल्यू निकालोगे। तो आपने निकाला, मान लेते 10 इसका आया, 15 इसका आया, 16 इसका आया, कुछ भी निकाल दो, और 18 इसका आया। काउंट करो कितना होता है 59। तो बेसिकली मुझे बताओ, अगर आपने इस एसेट को यूज किया तो जो पैसा तुम कमाओगे इस एसेट के थ्रू, उसका जो पैसा तुमको मिलेगा कितना मिलने वाला है 59 आज का वैल्यू। तो मेरे लिए आज का इसका वैल्यू जो है वो 59 आ गया। क्या ये आपको समझ में आया? तो मुझे कितना अमाउंट इससे रिकवर हो जाएगा 59, तो आराम से हो जाएगा। बट वेट, अगर मैं इस मशीन को बेचता हूं किसी को भी, तो वो मुझे आराम से 70 करोड़ दे देगा। कितना देगा? बट मुझे उसको बेचने के लिए एजेंट को बुक करना पड़ेगा और कुछ खर्चा करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं मुझे 10 करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा इसको बेचने के लिए। तो मुझे बताइए मेरे हाथ में इसका पैसा आज कितना आ सकता है 60 करोड़। तो अगर मैं इसको यूज करेगा फ्यूचर में, तो मेरे हाथ में जो पैसा आएगा वो 59 आएगा। अगर मैं इसको बेच देगा तो मेरे हाथ में कितना आएगा 60 करोड़। तो सीधी सी बात है, मेरी इस मशीन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 60 करोड़। मतलब इतना तो मैं ले ही सकता है, मुझे टेंशन नहीं है। मैं 59 पे जगह में 60 पे लूंगा। क्या ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया? तो मुझे बताइए मेरा इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना हो गया 60। अब देखिए आप बुक्स में दिखा रहे हो 80 बेटा, तो क्या ये सही है गलत है? गलत है। तो मतलब इस असेट से मैक्सिमम 60 कमा सकते हो, सब मिला के कुछ भी कर लो। आप इसको बेच दो, आप इसको यूज कर लो, तुम्हारा जो असेट का वैल्यू 60 है, बट तुम 80 पे दिखा रहे हो। क्या सही दिखा रहे हो गलत दिखा रहे हो? गलत। तो आप क्या करोगे, ये 20 लाख का जो है इसे ऐसा इंपेयरमेंट 20 करोड़ का इंपेयरमेंट लॉस बुक कर लोगे। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है, पर इंपेयरमेंट लॉस तभी बुक करना है, ध्यान से समझना, जब लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो इग्नोर मार देना। प्रूडेंस बना बोलता है फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को बुक मत करना। तो अगर मान लेते हैं कि हम इस असेट को जो नॉर्मल यूज करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे, तो हम आने वाले टाइम में जो पैसा कमाएंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी और वो आया 84। कितना आया 84। और इसकी सेलिंग वैल्यू मान लो 50 है, तो मुझे पता है मैं 84 आराम से कमाएगा। तो अगर मैं 80 को 84 से कंपेयर करेगा तो यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बट वो प्रॉफिट को बुक करना में 80 पे ही दिखाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? प्रूडेंस क्या बोलता है, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को कभी बुक करना, तो जो वैल्यू पे दिख रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे, 80 का 80 दिखाएंगे। पर अगर कम दिख रहा है तो मैं फ्यूचर में होने लॉस को बुक कर लेगा, प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म अप्रोच, तो उसको कम वैल्यू पे दिखाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बताइए। ठीक है, नेट सेलिंग प्राइस वैसे निकलेगा जैसे इन्वेंटरी में निकालते थे अपन, कि जो भी एस्टिमेटेड मुझे पता है इतना पैसा मिलेगा, उसमें से जो भी इसको बेचने का जो खर्चा होगा वो माइनस कर लेना, डिस्पोजल कॉस्ट, तो ये अपने को मिल जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया? बस इसमें मेन तो इतना ही था। किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। समझा? ठीक है, चलो कॉपी कर लो, पहले ये कॉपी कर लो। ठीक है, अब एक बार इंपेयरमेंट लॉस को वापस समझ लीजिए मैं क्या बोला था। इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकलता है, नेट कैरिंग अमाउंट, ठीक है, ऑपोजिट। अच्छा ये कैसे निकलता है वो भी देख लो कि इसे कैसे निकलेगा ये वाला। तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी बैलेंस शीट है, बराबर है, इसमें ये असेट और लायबिलिटीज होती है, बराबर ना। तो ये जैसे असेट साइड है तुम्हारा, तो इसमें इसका बुक वैल्यू दे रखा होगा। तो जो भी अभी प्लांट एंड मशीनरी है फॉर एग्जांपल, इसमें से आपको इसका जो भी डेप्रिसिएशन होता है वो सब माइनस करना पड़ेगा। तो मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख रहा हूँ, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होता है वो वाला, तो वो माइनस कर लिया। इसके अलावा इसका रिवैल्यूएशन हुआ क्या होगा, इसका वो भी माइनस प्लस कर दो। तो अब जो बचेगा इसी को बोलते हैं नेट कैरिंग अमाउंट, मतलब जितना वैल्यू बुक्स में कैरी हो रहा है। आया आपको समझ में? किसी को डाउट है तो बताइए।
अब इसमें से क्या माइनस करना अपने को, माइनस करेंगे अपन रिकवरेबल अमाउंट। अब ये जो रिकवरेबल अमाउंट है ये यहां पे दिखना है, तो बेसिकली ये हायर ऑफ दो चीजें इसके अंदर, पहला है नेट सेलिंग प्राइस और दूसरा है वैल्यू इन यूज। इसे प्यार से बोलते हैं वैल्यू इन यूज। क्या बोलते हैं इसको? अब नेट सेलिंग प्राइस क्या होता है वो देख लीजिए, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो आप इसमें से ये माइनस कर लीजिए, ये जो मिलेगा इसे बोलते हैं। अब आपने देखा वैल्यू इन यूज, क्या देखना अपने को? अब वैल्यू इन यूज क्या होता है वो यहां पे देख लीजिए। इसी को बोलते हैं सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। एंड अगर मान लो इसका कोई रेसिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू बचता है तो क्या इसको भी कंसीडर करना है? हाँ। अगर मान लो मेरी मशीन है, मैं बोल रहा हूँ इससे इतना पैसा आएगा, बट लास्ट में वो रद्दी में भी जाएगी तो इतना पैसा देगी, तो क्या उसका भी वैल्यू लेना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्क्रैप वो भी ले लेना, और इसको प्यार से बोलते हैं वैल्यू इन यूज। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, बस इतना। बोलिए, किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, कॉपी कर लो फटाफट, थोड़ा अच्छे से करना, ठीक है, मेरी तरह नहीं। चलिए अभी अपने को करने का है इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे इलस्ट्रेशन वन कर लेते हैं, ठीक है। फिर और कुछ कॉन्सेप्ट ऐड होंगे वो बाद में करेंगे, अभी इलस्ट्रेशन वन करते हैं इसके ऊपर। Ergo Industry Limited give the following estimate cash flow related to the property, plant and equipment on 31st December 2011. The discounting rate is 15%. तो जब आप पीवी निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, तो जो डिस्काउंटिंग रेट तुमको यूज करनी है कितनी करनी है? 15%। इन 2012 कैश फ्लो 4000 का, फिर 2013 मान लो 6000, 14 6000, 15 8000 और 16 जो भी है 4000 का रहेगा। अच्छा, इसकी रेसिडुअल वैल्यू भी दे रखेगा, एट द एंड में इसको बेचोगे रद्दी वालों को तो भी आपको 1000 लैक्स मिल जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो आपने परचेज की थी वो कब की थी? जो भी है 20 जो भी है 40,000 लैक्स में, हमको उससे कोई मतलब नहीं है कि नहीं है? हाँ, क्यों है? कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा, नालायक बच्चा बोला है। चलो, यूजफुल लाइफ कितनी है इसकी? 8 ईयर। नेट सेलिंग प्राइस कितना है बताओ इसका? 20,000 लैक्स। कैलकुलेट 31 दिसंबर 2011 को आपको कैरिंग अमाउंट निकालना है, ठीक है, वैल्यू इन यूज निकालनी है, रिकवरेबल अमाउंट निकालना है, इंपेयरमेंट लॉस निकालना है, फिर नई जो वैल्यू आएगी एसेट की वो निकालनी है, और बाद में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। करें शुरू। सबसे पहले काम है अपने को कैरिंग अमाउंट निकालना है 31 मार्च जो भी रहेगा, 31 दिसंबर 2011 को। आपने कब ली थी? इधर, बराबर है। कितने साल हो गए बेटा अभी? 6 साल हुआ है। करो चलो, ठीक है। ये सब पूछा है, लास्ट में इसने कुछ तो नोट दिया है। द ईयर 20XX is the immediate preceding year before the year 2000. Immediate preceding year before the year 2010, मतलब एक तरह से 2009 हुआ कि नहीं हुआ? चला सीधा दे रखा। अब जिसने ये लाइन नहीं पढ़ी वो कितना अज्यूम करेगा? 2 साल। और पूरा मतलब इतना सिंपल क्वेश्चन आप लिखेंगे 0 मार्क्स, सिर्फ एक लाइन की वजह से। तो चाहे तो क्वेश्चन पढ़ने में तुम्हारा टाइम एक्स्ट्रा चला जाए, वो चलेगा, पर ध्यान से हमेशा पढ़ो कि जो लाइन दे रखी है उसका कोई ना मतलब होगा। एक बार ध्यान से पढ़िए फिर देखिए। तो यहाँ पे नोट भी दे रखा है स्पेशल। तो इसने बोला 2010 से पहले का साल मतलब कौन सा? 2009 हो गया, तो हमने 2009 में यूज की इसको, 2010 में भी यूज किया, और आज 2011 है, तो कितने साल हो गए? 3 साल।
समझ में आया? तो जब मैं इसको कैरिंग अमाउंट निकालूंगा तो मुझे 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं डेट ऑफ परचेज, ठीक है, ईयर 2009। एक तरह से ये लिख दूं, तो तुम लिख दो, आगे खोल के देखो अंधो क्या लिखा है, नोट। क्या ये तुमको समझ में आया? तो असेट जो तुमने यूज की है, तीन साल, कितने साल यूज किया आपने? 3 साल। तो आपको डेप्रिसिएशन भी 3 साल का लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसने बोला, फर्स्ट यही पूछा है, कैलकुलेशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट। ठीक है, तो देखिए आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी थी इसकी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी कितनी थी? 40,000 लाख। अब माइनस करना पड़ेगा इसका जो 3 साल का डेप्रिसिएशन होगा वो वाला। अरे बेटा अपने को कैरिंग अमाउंट निकालना भी, तो वो तो बात की बात है। ठीक है, डेप्रिसिएशन मतलब जिस दिन अपन बात करें उस दिन का वैल्यू तो निकालो पहले, तो डेप्रिसिएशन निकालना। ठीक है, 3 ईयर एसएलए मेथड यूज करेंगे। तो मुझे बताइए इसकी कॉस्ट थी 40,000, माइनस स्क्रैप वैल्यू निकालना है। कितना स्क्रैप वैल्यू इसका? 1000 डिवाइड बाय कितनी लाइफ है इसकी? 8 ईयर्स। ये 1 साल का आ गया। ठीक है, इनटू कितना साल करेंगे? 3 ईयर्स। 14 25 ये वाला, दिस इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट। ठीक है, 25 कितना था तुम्हारा? 25,375। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये फर्स्ट चीज इसने ये पूछी है। किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया? तो ये ध्यान रखना बस इसका, मतलब समझो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, और इतना इजी क्वेश्चन, तुम खुश हो जाओगे। फिर बाहर आके जब पता चले तो दुखी हो जाओगे। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। चलिए दूसरी चीज इसने क्या पूछी है बताओ? वैल्यू इन यूज। तो सबसे पहले अपने को चाहिए ईयर, कितने साल है बताओ? 1 2 3 4 और 5। 5 साल बोले ना इसने, आने वाले 5 साल है। कैसे? ये भी नहीं पता। देखो ना, ये देखो ये वाले 3 साल तो खत्म हो गए, 8 में से तो कितने बच गए? 5 साल। 2012 2013 2014 2015 लास्ट में 2016। बट बेटा स्क्रैप वैल्यू भी आएगा ना, तो ये 5th में 2016 में एक और ले लेंगे स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, अब इसका देखो कैश फ्लो ले लेते हैं। बताइए भाई क्या क्या पैसा आने वाला है? 4,668 4 और 1,000। ठीक है, ये स्क्रैप वैल्यू है, एसवी मतलब स्क्रैप वैल्यू। चलिए अब इसका डिस्काउंटिंग रेट लेना पड़ेगा 10-15% के हिसाब से। बताओ कितना आता है? 0.80। चलो 0.75। अच्छा आप राउंड अप कर रहे हो, ध्यान रखना 3 डिजिट तक आपको करने का है। ठीक है,
658 572। अच्छा ऐसे बोला तो 2 डिजिट तक करना, तो 2 डिजिट तक ही करना, ठीक है, जिद मत करना। 4 7 7 की 8 सेम ही आएगा, गलती से भी एक एक्स्ट्रा मत लेना, ठीक है, ये गलती करते हो अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो तो। अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये पीवी ऑफ कैश फ्लो आ जाएगा। एक सेकंड ना, 3480 4539 4576 कितना 1925। क्या ये तुमको समझ में आया? तो इसने बोला था वैल्यू इन यूज निकालो, तो वैल्यू इन यूज 19025 लेक्स। क्या दूसरे का आंसर मिला कि नहीं मिला? मिल गया। ये दूसरा वाला भी अपना हो गया जो इसने पूछा था। थर्ड वाला रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। कैसे निकालते हो रिकवरेबल अमाउंट? सबसे हायर ऑफ फर्स्ट क्या निकालते हो? वैल्यू इन यूज, दैट इज 19025, और दूसरा नेट सेलिंग प्राइस। वैसे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस होती है, बट यहाँ पे कुछ भी है नहीं आई गेस, बराबर ना। तो ये दे रखा है कितना है 20,000, तो हायर कौन सा हो गया 20,000, ये 4। समझ में आया तुमको? फोर्थ क्या पूछा इसने? इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है, रिकॉग्नाइज जो होगा। तो इम्पेयरमेंट लॉस इक्वल टू क्या लेते हो? कैरिंग अमाउंट, चलिए नेट कैरिंग अमाउंट आपने निकाला था, कितना था उधर? 25,375। अभी आपने निकाला कितना आया था? 20,000 5375। दिस इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट लॉस, ठीक है, एज ऑन 31 दिसंबर 2011। क्या ये आपको समझ में आया? ये फोर्थ वाला हो गया, ये अमाउंट आपका डेबिट होगा पीएनएल में, बराबर है। अभी क्या बोलता है फिफ्थ वाला? रिवाइज, अभी आपका बुक्स में कितना वैल्यू हो जाएगा? तो देखिए जो आपका लास्ट कैरिंग अमाउंट था, जो आपने निकाला था 25,375, इसमें से जो आपने लॉस माइनस कर लेंगे, जो आपका लॉस हुआ है, $5,375, तो क्या ये रिकवरेबल अमाउंट के सेम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 20,000। दिस इज योर कैरिंग अमाउंट, ठीक है, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा क्या पुराने वैल्यू पे होगा? इस पे होगा, इस पे मेहनत की ना इतनी, तो इस पे करेंगे चार्ज। तो देखिए तो इसने बोला है लास्ट में डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर 2012। ठीक है, तो आपको पता है कि जो आपकी कैरिंग अमाउंट की वैल्यू थी वो देखिए कितनी थी? 20,000 माइनस स्टेबिलिटी तो उतनी है,
1000 डिवाइड बाय, अब कितनी लाइफ बची है, रिमेनिंग लाइफ 5। ठीक है, ये पर एनम सेम रहेगी जब तक वापस कुछ हो नहीं जाता। क्या ये आपको समझ में आया? किसी को डाउट है तो आप बता दो, बस इतना ही पूछा है ना अपने को। ठीक है, 3020 ये सब आ गया आंसर। कॉपी करना है कर लो फिर फटाफट। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।